साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 2014 से लेकर 2024 तक कांग्रेस ठंडे बस्ते में रही और कांग्रेस की तरफ से कोई आंदोलन भी नहीं किया गया, कोई रिसर्च भी नहीं की गई, जबकि मामला तो पहले से ही ये वोट चोरी और ये तो सब चल ही रहा था। लेकिन 2024 के नतीजे आने के बाद में बीजेपी की सरकार या कहेंगे मोदी सरकार बनने के बाद में कांग्रेस इतनी एग्रेसिव कैसे हो गई, या राहुल गांधी इतने बड़े नेता कैसे बन गए कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके सामने देश में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी कुछ भी बोल दे, उन नरेंद्र मोदी के सामने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगता है या तड़ी पार गो बैक के नारे लगते हैं। ये सारा कैसे संभव हुआ, और वो भी अचानक, जहां 10 साल में कुछ नहीं हो पाया, अब 1 सवा साल में ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी इतने बड़े नेता बन गए कि नरेंद्र मोदी से डरने को तैयार नहीं, जबकि ईडी, सीबीआई और वो सारी एजेंसी, कोर्ट और वो तो सब कुछ अभी भी मोदी जी के पास हैं। लेकिन ऐसा क्या उन्होंने अपना कवच बना लिया कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ही, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के और बड़े नेता इतने ताकतवर हो गए, इतने बड़े नेता हो गए कि सरेआम संसद में प्रधानमंत्री को वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते हैं और इतना सब कुछ हो जाता है। तो उसका अगर विश्लेषण करेंगे तो आपको हालात भी मिलेंगे और कारण भी मिलेंगे और परिस्थितियां भी आपको बताएंगी कि ऐसा कैसे हो गया। बकौल वामसेप के अध्यक्ष वामन मेश्राम, ईवीएम जो है ये मनवादियों द्वारा बहुजनों को काबू में रखने के लिए, या बहुजनों की हिस्सेदारी को रोकने के लिए, या बहुजनों की भागीदारी को रोकने के लिए कि सत्ता में इनको भागीदारी ना मिल जाए, उसको रोकने के लिए ईवीएम मनवादियों द्वारा लाई गई थी। वामन मेश्राम साहब का कहना है कि जब पहले तो काम चल रहा था, मनवादियों की सरकार रही है और मनवादी आपस में मिल बैठकर बांटकर मलाई खाते रहे, लेकिन उसके बाद में काशीराम साहब के आने के बाद में जब उन्होंने जनता को जागरूक किया और कहा वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, और उन्होंने DS4 जैसे संगठन बनाए और उसके बाद में राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी बनाई, तब मनवादियों को लगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उसकी काट के लिए मनवादियों द्वारा ईवीएम लाई गई और उसका धीरे धीरे प्रयोग शुरू किया गया। अंत में पूरी तरह ईवीएम से चुनाव कराने शुरू कर दिए। 2004 और 2009 में कांग्रेस द्वारा चुनाव जीतने पर भारतीय जनता पार्टी को इस पर ऐतराज हुआ, और क्योंकि उन सब की मिली भगत थी तो इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि 2009 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए और एक JL नरसिम्हा नाम के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक किताब भी लिखी जो ईवीएम के खिलाफ पूरा माहौल बनाया गया। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह मामला पाया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ईवीएम से सुरक्षित चुनाव नहीं हो सकते, ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, तो इसलिए ईवीएम को बंद करके पुराने जो बैलेट पेपर है उन्हीं की तरफ जाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस पर मनवादियों को झटका लगा और पक्ष विपक्ष के तमाम मनवादियों ने गुप्त मीटिंग करके ईवीएम की जरूरत को समझा कि अगर ईवीएम हटा दिया गया तो भागीदारी बहुजनों की बढ़ जाएगी, और क्योंकि मनवादियों के पास वोट नहीं है, वो मुश्किल से 10 से 12% पूरे देश में है, जिसके ऊपर वो एक छोटा चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, तो इसलिए ईवीएम का बनाए रखना तो निहायत ही जरूरी है। जिस पर उन्होंने आपस में गुप्त समझौता करके कहा कि ईवीएम को तो रखना जरूरी है, और अगर कांग्रेस ने 2004 और 2009 का चुनाव जीत लिया है तो उसके बदले भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 2019 का मौका दिया जाएगा। तो इस तरीके से 10-10 साल करके कांग्रेस और बीजेपी
की सत्ता चलती रहेगी और ईवीएम जारी रहेगी और बहुजनों को सत्ता से दूर रखा जा सकता है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जहां ईवीएम के लिए मना किया गया था, वहां पर इस मामले को एडजस्ट करने के लिए ईवीएम में वीवीपैट लगाने का जुगाड़ करके ईवीएम को रेगुलर किया गया। उसके बाद में जनता द्वारा काफी याचिकाएं लगाने के बावजूद कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम को बंद किया जाए और अगर वीवीपैट है तो उसकी पर्चियों की पूरी काउंटिंग की जाए। इस तरीके की बहुत याचिकाएं लगी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई राहत ईवीएम के बारे में भारतीय जनता को नहीं मिली और ईवीएम आज भी लगातार जारी हैं और उनको जारी रखा जाएगा। मनवादियों की पूरी प्लानिंग है कि जब तक संभव हो सके तब तक ईवीएम तो जरूरी है। तो इस तरीके से 2024 तक का शासन भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया, लेकिन जो हालात बताते हैं, परिस्थितियां बता रही है, वो भवन साहब के कहने के अनुसार गुप्त समझौते की जो बात है वो दिखाई भी दे रही है। उसमें क्या है कि 2014 से लेकर 2024 तक का शासन तो भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। अब 2024 के बाद में नंबर कांग्रेस का आना था। आरएसएस भी उसमें सहमत था और कांग्रेस को तो पूरा यकीन था ही क्योंकि सत्ता तो आनी ही है, जिसके लिए कांग्रेस ने पहले से आरएसएस के इशारे पर ही राहुल गांधी को हीरो बनाना शुरू किया और भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा करके राहुल गांधी को आगे किया। उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी जी को लगा कि 2024 के बाद में सत्ता चली जाएगी, तो उन्हें लगा कि वो इतने दबंग हैं कि उनके सामने किसी मीडिया, जुडिशरी या किसी भी पार्टी या देश में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी की खिलाफत कर सके। और ऐसा माहौल होने के बावजूद भी वो सत्ता कैसे छोड़ दें। उसी के कंटिन्यूअस उसी सीरीज में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी 2024 के चुनाव से पहले बयान दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी छोटी नहीं रही है। आरएसएस की जरूरत तब पड़ती थी जब भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी होती थी। अब भारतीय जनता पार्टी सक्षम है और उसको अन्य किसी की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और उनके जो सिपह सालार सलाहकार जो भी थे, उन सभी ने मन बना लिया कि आरएसएस की बात नहीं माननी और कांग्रेस की तो हिम्मत क्या कि हमारे सामने बोल जाए और तीसरी बार सत्ता हमें ही बनानी है। उसके लिए जो 400 पार का नारा, संविधान बदलने का नारा, यानी कि हिंदुत्व को जितना हो सके उतना बढ़ावा दिया गया। और हालांकि 2024 के चुनाव में 400 पार तो नहीं हुई और बहुमत भी नहीं मिल पाया, लेकिन 240 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और 240 सीट मिलने के बावजूद जो सत्ता पक्ष में मोदी और शाह की जोड़ी थी, उन्होंने सेटिंग करके तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं और चिराग पासवान, जयंत चौधरी आदि नेताओं को मिलाकर एनडीए का बहुमत हासिल कर लिया। और ये उस समय भी मोदी जी को और शाह जी को विश्वास था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग बुलाई गई तो जैसा कि आरएसएस भी मना कर रहा था और आरएसएस के जो संबंधित नेता हैं जो जीत कर आए वो इसमें बखेड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए मोदी जी ने, शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग नहीं बुलाई और एनडीए की मीटिंग बुलाकर अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनवा लिया और राष्ट्रपति भवन जाकर दावा कर दिया और शपथ ले ली। अब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ तो ले ली, गृह मंत्री अमित शाह बन गए और वही पिछला जो टेन्योर था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो जो भी तो वो बिठा दिए गए। लेकिन आरएसएस इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था और कांग्रेस तो आरएसएस को भी यही कह रही थी। कांग्रेस के बड़े नेता जो वहां लाइजन रखते हैं
वो भी आरएसएस से यही कह रहे थे कि समझौता तो 2024 तक का हुआ था, 2024 से आगे सरकार भारतीय जनता पार्टी की क्यों बनी। आरएसएस भी इस बात से सहमत था और आरएसएस ने भी अपनी मजबूरी बताई कि मना करने के बावजूद भी जो गुजराती जोड़ी है, मोदी शाह की जोड़ी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ली। इसकी वजह से कांग्रेस खफा हुई और कांग्रेस के बड़े नेता जिन्हें इन बातों का पता था वो एकदम एग्रेसिव हो गए, और क्योंकि आरएसएस उनके साथ है तो इसलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के और अन्य नेताओं को, बड़े नेताओं को किसी बात का डर नहीं रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या कहेंगे कांग्रेस का भी जो पैतृक संगठन या मातृ संगठन जो आरएसएस है, वो जब राहुल गांधी के साथ है तो फिर राहुल गांधी को डरने की क्या जरूरत। और इसीलिए आज राहुल गांधी खुलेआम जनता में भी दहाड़ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोर है, वोट चोर है, और संसद में भी नारे लगवा रहे हैं वोट चोर, गद्दी चोर, क्योंकि राहुल गांधी को फिलहाल आरएसएस का पूरा समर्थन है और आरएसएस जितना कर सकता है उतना मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ बयान भी दे रहा है और जितने भी अपने हथकंडे चल सकता है वो चला भी रहा है। तो हालांकि ये जो मीडिया बंधु हैं, खासकर मनु मीडिया, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया की हो या यूट्यूबर और सोशल मीडिया के मनु मीडिया हो, ये सभी वोट चोरी और उनको कारण बता रहे हैं, लेकिन असली कारण नहीं बता रहे कि आरएसएस को ईवीएम को बनाए रखना है। और जो गुप्त समझौता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आरएसएस की उपस्थिति में हुआ है कि ईवीएम तो मनुवादियों के लिए जरूरी है, वो बहुजनों की भागीदारी को रोकने के लिए, लेकिन अपने टर्न पर दोनों पार्टियों को शासन करने की अनुमति आपस में देनी चाहिए, जो नरेंद्र मोदी ने नहीं दी, जिसकी वजह से आज राहुल गांधी बब्बर शेर बने हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये भी तो देखिए, जो नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2024 तक इतने दबंग होते थे कि उनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, और आज वो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा संसद में लगते हुए देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि आरएसएस का समर्थन उन लोगों के पास है जो वो नारे लगा रहे हैं। जो ये मानसून सत्र की समाप्ति पर जो फोटो नरेंद्र मोदी जी के स्पीकर ओम बिरला के साथ सोफे पर बैठे हुए चेहरा जो दिखाया गया है, ऐसी हालत होने का कारण जो आम जनता को पता नहीं है और मनु मीडिया के लोग बता नहीं रहे हैं, उसकी असली वजह ईवीएम को बनाए रखना है। और उसकी खास परिस्थिति आप सभी को दिखाई देगी कि राहुल गांधी वोट चोरी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में, नॉट ईवीएम में। तो क्या राहुल गांधी ये मानते हैं कि ईवीएम से कोई चोरी नहीं हो सकती? और 2014 से लेकर 2024 तक कितने बातें ऐसी हुई जिन पर विपक्ष की जो मुख्य पार्टी कांग्रेस होने के बावजूद, हालांकि सीट उनकी कम आई थी, लेकिन विपक्षी बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही रही है। जिसको आंदोलन करने चाहिए थे, कांग्रेस ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया। वो भी यही दिखाता है कि कांग्रेस को विश्वास था कि 2024 के बाद में तो सत्ता हमारे पास आई जाएगी। और ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, ईवीएम में गड़बड़ी, ये वही बात है कि सत्ता में कांग्रेस बहुत लंबे समय से रही है। कांग्रेस को सब पता है कि कहां क्या होता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को अभी पता लगा है कि भाई कर्नाटक की एक विधानसभा सीट महादेवपुरा पे हमने रिसर्च की और इतने फर्जी लाख वोट थे। तो क्या कांग्रेस को पहले से पता नहीं था? लेकिन क्योंकि उसका टर्न 2024 से बाद में आना था, तो इसलिए कांग्रेस ने कोई हरकत नहीं की, कोई आंदोलन नहीं किया। कोरोना के समय एक बार तो ऐसा लगा था कि देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जब इतने लोग मर रहे थे, उनके शमशान कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही थी, गंगा के किनारे लाशों को चील कौवे नोच रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने कुछ किया?
कांग्रेस ने नोटबंदी पर कुछ किया? पुलवामा हुआ, सरेआम सीआरपी के 44 जवान मारे गए, कांग्रेस ने कुछ किया? उड़ी और कितने ये मामले हुए। लेकिन ये बात वही वामन मेश्राम साहब की बात सिद्ध होती है कि कांग्रेस को यकीन था 2024 के बाद में तो हमें सत्ता मिल ही जानी है, तो इसलिए मोदी जी को करने दो जो भी कुछ करें। और हालांकि 2014 के बाद में एक वर्जन सोनिया गांधी जी का आया था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शासन से तंग होकर लोग खुद ब खुद कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे। तो वो वर्जन भी, वो बयान भी जो उस टाइम प्रचलित हुआ था, वो भी यही बता रहा था कि सोनिया गांधी जी 2024 तक कुछ नहीं करने वाली, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करने वाली। हाँ, अगर कांग्रेस ने कभी कोई विरोध प्रदर्शन किया तो सिर्फ उस समय किया जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी या रॉबर्ट वडेरा के नाम सीबीआई या ईडी के नोटिस आए। इसके अलावा पूरे 10 साल में कांग्रेस ने कहीं कुछ भी, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, कहीं कोई आंदोलन नहीं किया। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि राहुल गांधी आज जो हीरो हैं वो अपने बल पर नहीं, समझौते के मुताबिक और आरएसएस के इशारे पर ये सब हो रहा है। हालांकि इन चीजों के तथ्य नहीं है, लेकिन वामन मेश्राम साहब ने ये बात बताई थी और उन्होंने भाषण में कहा था और वो तो कई बार कह चुके हैं। तो इसलिए मैंने कहा जो मीडिया तो ये बात बताएगा नहीं, क्योंकि मन मीडिया है और उनको पता भी है, हालात भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई राहुल गांधी वोटर लिस्ट पर तो बोल रहे हैं और यहां तक बोल रहे हैं कि वोट चोर, गद्दी चोर, पता नहीं और क्या क्या। मतलब फिलहाल वो कोई सीमा ऐसी नहीं रख रहे कि इस सीमा से आगे नहीं जाना है, लेकिन वो ईवीएम पर एकदम चुप है, एकदम कुंडली मार के बैठे हुए हैं। ये चीज भी वही दिखा रही है कि उनका, दोनों पार्टियों का 10-10 साल का समझौता है। और आज जो राहुल गांधी इतने अग्रेसिव और इतने भयंकर तरीके से मोदी जी के सामने, मोदी जी का वोट चोर और गद्दी छोड़ और तड़ी पार, गो बैक आदि ये जो कराया जा रहा है, जो हो रहा है, ये सब आरएसएस के इशारे पर हो रहा है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जिससे कि इस बात का आम आदमी तक पता चल सके, आम आदमी भी इस बारे में सोचें कि जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है वही है या उसके पर्दे के पीछे कुछ और है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।